तो ये जैसे बच्चा भूखा होता है ना, वो माँ को रिझाता है, जी। इस तरह जब ये पानी से भूखा होता है तो फ्लावर्स देता है। ये यहीं तक था, उसको हमने काट करके फिर बड़ा करा और धीरे धीरे उसकी रूट्स निकलने लगी और बाद में ये शेप आ गया। मेरा प्लांट था, ये सनलाइट वाली साइड पे लगा रह गया, तो इसमें ये कॉडेक्स इसका थोड़ा सा बर्न हुआ। ये मेरा सुपर सर्वाइवर है, ये ख़त्म हो गया था पूरा प्लांट। आप यहाँ देख रहे हो तो मेरा हाथ चला जाएगा इतना ज़्यादा। मेरा मानना ये है कि अगर एडेनियम से आपको फ्लावरिंग अच्छी लेनी है तो वाटर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीव्स में आप देख रहे होंगे तो ग्रीन के साथ में येलो भी आ जाता है। एक्चुअली दिस इज लैक ऑफ क्लोरोफिल। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अनाउंस किया था कि मैं बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ राजस्थान के कोटा। तो फाइनली मेरे चैनल पे चल रही है कोटा सीरीज़। काफ़ी सारे एपिसोड्स आपने देख लिए हैं और काफ़ी सारे एपिसोड्स भी आने बाकी हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक और बेहतरीन गार्डन में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे एक्जोटिक प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे एडेनियम्स की वैरायटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। साथ ही में यहाँ पे और भी काफ़ी सारे प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं, लेकिन उन सभी से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा यहाँ पे गार्डनर मिस्टर सलीम खान जी से। सर नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया आपके गार्डन को दिखाने का। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने काफ़ी सारे एक्जोटिक प्लांट्स तो लगा ही रखे हैं, लेकिन उसी के साथ ही इंडोर प्लांट्स भी काफ़ी सारे हैं आपके पास। खासतौर पे बात करूँ मनी प्लांट की, तो उसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ मुझे देखने के लिए मिल रही हैं। तो आपकी गार्डनिंग जर्नी क्या रही, कब आपने स्टार्टिंग करी थी और कैसे कैसे आज इतना बेहतरीन प्लांट का कलेक्शन आपके पास इकट्ठा हुआ है? संदीप जी, दरअसल बहुत पुरानी है ये जर्नी। मैं पैदा हुआ तब से ही है। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो जयपुर, हम लोग एक्चुअली जयपुर बेस्ड हैं। ओके। तो मेरे ग्रैंडफादर जयपुर जो रामनिवास बाग है, सिटी का सबसे बड़ा गार्डन हुआ करता था, अभी भी है, उसके केयर टेकर थे। ओके। तो गार्डन वही देखते थे, तो इट्स क्वाइट नेचुरल के प्लांट्स घर पे भी आने ही हैं। तो प्लांट्स घर पे भी बहुत सारे थे, हमारे घर में बड़ा सारा गार्डन था उस टाइम में। तो तभी से ही शौक़ लगा और वो शौक़ फिर बढ़ता ही गया। और फिर मेरी मदर वाली साइड से जो हमारा नानी रहा है, उनको भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ था, उनका भी बड़ा सारा गार्डन था। एक्चुअली मेरी मदर कोटा से हैं। ओके। तो कोटा में भी हमारा बहुत था, तो नानेरे में भी बहुत था गार्डनिंग का। तो वहीं से ही शौक़ चला रहा। इधर रहते थे तो भी गार्डन देखने को मिलता था, उधर रहते थे तो हमारा भी शौक़ ऑटोमेटिकली डेवलप हुआ जी। बट स्टार्टिंग बहुत इनिशियल थी, छोटी सी स्टार्टिंग थी जो मैंने खुद नहीं करी। छोटे छोटे से सीजनेबल प्लांट्स लाया करते थे, उनमें फ्लावर्स देख के बड़ी खुशी होती थी, बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे कुछ मनी प्लांट्स भी रखने शुरू करे। पहले तो बॉटल्स में ही रखते थे मनी प्लांट्स जी। तो धीरे धीरे करके ग्रो हुए, फिर उनको बढ़ाया, आगे पॉट्स में शिफ्ट करा बड़े मनी प्लांट्स से। फिर शौक़ और थोड़ा सा फैलता गया, बढ़ता गया। और फिर शादी हुई तो वाइफ भी हमारी इसी बैकग्राउंड से हैं, उनके भी घर में गार्डनिंग का सबको शौक़ था, बड़ा सारा गार्डन था। तो क्या वो भी साथ में गार्डनिंग करती हैं? हाँ, वो साथ में, उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका बहुत सपोर्ट रहा। नाइस। तो एक्चुअली फिर उनके आने के बाद थोड़ा सा बढ़ा ज़्यादा स्पीड से। ओके। और फिर प्लांट्स में और भी इंटरेस्ट लिया, कुछ बोगनविलिया लाए, उसके फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते थे और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स थे उसके, ज़्यादा टाइम तक चलते थे। जो सीजनेबल फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स, उनके फ्लावर्स बहुत कम टाइम चलते हैं। बोगनविलिया के फ्लावर्स की खासियत थी कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं जी। तो उनको देख के अच्छा लगता यहाँ पे था। क्लाइमेट में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होती है हमारे, हाँ, हमारे जो क्लाइमेट है उसमें बढ़िया फ्लावरिंग, 2 बार फ्लावरिंग हो जाती है जी। तो उसका कलेक्शन शुरू करा, फिर धीरे धीरे शौक़ बढ़ता गया। फिर हमारे यहाँ पर कुछ फेयर वगैरह लगते हैं, फ्लावर शो वगैरह, वहाँ कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई जी। हमारे ग्री सर हैं, उनसे मुलाकात हुई।
उन्होंने एडेनियम का शौक़ थोड़ा सा जगाया। 2-4 ही प्लांट थे पहले, तो इतने ज़्यादा नहीं थे। ओके। बट उन्होंने थोड़ा शौक़ जगाया, उन्होंने लोगों से मिलवाया। फिर हम यहाँ हमारे एक फ्रेंड हैं चावला जी, उनसे मिले, उन्होंने और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया शौक़ को। और एक्चुअल में क्या है, यहाँ हमारी लोकल नर्सरी में इतने ज़्यादा एडेनियम्स का है नहीं क्रेज़, रखते भी नहीं हैं, और जो रेयर प्लांट्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलते यहाँ पर। तो फिर उन्होंने चावला जी ने गाइड करा, उन्होंने बताया भी, उन्होंने कांटेक्ट भी, तो उन्होंने शुरू में अवेलेबल तो भी आपके पास जैसे स्टार्टिंग से ही नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं ऑर्नामेंटल्स वो सारे के सारे थे, फ्लावरिंग प्लांट थे, तो आपने जब एडेनियम को देखा तो आपने क्या अलग पाया, किस तरह आपका रुझान एकदम से चला गया मुझे एडेनियम लगाने? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने बेसिक जो एडेनियम्स होते हैं हमारे अरेबिकम हो गया, वैसम, उसके तो हैं ही काफ़ी सारे कलर्स भी देख रहा हूँ मैं, वेराइटीज़ भी देख रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा एक्जोटिक में भी आप गए हैं, एक्जोटिक में भी काफ़ी कलेक्शन है, तो इतना ज़्यादा पसंद कैसे आ गया? एक्चुअल में क्या है संदीप जी, एडेनियम की ये खासियत है, एक तो इसके फ्लावर बहुत लंबे टाइम पे चलते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, जो बोगनविलिया में है वही इसमें, इसके फ्लावर्स काफ़ी टाइम चलते हैं, 1 महीने तक भी चल जाते हैं बाज़ वक्त तो, और कुछ ख़त्म होते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। ये मैं फ्लावरिंग सीज़न की बात कर रहा हूँ। जब फ्लावरिंग सीज़न नहीं होता तब भी एडेनियम एक्जॉटिक दिखाई देता है जी। इसके जो लुक्स हैं कॉडेक्स के, फॉलिएज के, वो आपको हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और ये आपको मजबूर करता है अपने से बात करने को, और जब आप इससे बात करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो मेरे को एडेनियम में शौक़ इसलिए बढ़ा क्योंकि ये 365 डेज़ आपको अट्रैक्ट करता है और आप इसके लिए कुछ कर पाते हैं। राइट। जब फ्लावरिंग नहीं होती तो कॉडेक्स रहता है, फॉलिएज रहता है, उस सब में ब्यूटी रहती है हमेशा। जी। तो सर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे कलेक्शन है प्लांट के, तो हम बैक टू बैक वीडियोस आपके साथ करें और हमारे चैनल पे आपकी वीडियोस आती रहे। फर्स्ट जो आज फ्रेंड पार्ट रहने वाला है हमारी वीडियो का, वो रहने वाला है इनका एडेनियम्स पे ही, क्योंकि एडेनियम का कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन है सर का, और नीचे बालकनी में भी सर ने गार्डनिंग कर रखी है, और साथ ही में जब उनके घर में एंटर कर रहे थे वहाँ भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो मैं बैक टू बैक वीडियोज़ के साथ अपने चैनल पर आने वाला हूँ, सर के बैक टू बैक पार्ट्स आने वाले हैं, तो आप चैनल पर बने रहें। अभी जो फर्स्ट वीडियो है वो एडेनियम्स पे है, सेकंड वीडियो में हम सीडलिंग पे भी बात करने वाले हैं, हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, अलग अलग गार्डनर्स के गार्डन की वीडियो चैनल पे आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, क्योंकि जब भी किसी गार्डनर के साथ होता हूँ तो उनके साथ मैं कुछ रील्स भी शूट करता हूँ, जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों का ही लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है संदीप जी आपका। थैंक यू सो मच सर। ये हमारे सेकंड फ्लोर का, मेरे घर के सेकंड फ्लोर का एडेनियम गार्डन है। यहाँ ये जो आपको ये वाली रो जो नज़र आती है, ये सारा एक्चुअल में अरेबिकम है, सारा अरेबिकम की वैरायटी है, और ये बड़े अच्छे कॉम्पैक्ट प्लांट्स हैं। दरअसल आप इसको देखेंगे, इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट वन। ये गॉडजी है, दरअसल इसकी आईडी गॉडजी है, और इसकी जो ब्रांचिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट कॉम्पैक्ट शेप में रहता है हमेशा। कॉडेक्स बड़ा हो जाएगा, ब्रांचेस बहुत सारी निकलेंगी, बट रहेगा कॉम्पैक्ट शेप में जी। और ये इधर आप इसको देख पा रहे होंगे, तो दिस इज़ नोवा तंजानिया, रेयर प्लांट है, बट है बड़ा ब्यूटीफुल, और जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है तो बहुत अच्छा दिखता है। मेरे ख्याल से इसकी एज आई थिंक नॉट लेस देन 15 to 20 ईयर्स। वाह। क्योंकि ये जो येलो कलर है, ग्रीन से येलो कलर आने में 10 साल लग जाते हैं, उसके बाद येलो कलर आना चालू होता है। बट इसको दरअसल ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं हुआ तो फिर ये रॉट होने का ख़तरा रहता है। ये दरअसल ये सारे ही एडेनियम में है, एडेनियम प्लांट्स में ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। और दूसरा संदीप जी, अगर इसको हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखना है और कॉडेक्स को हमारे को इसको ब्रॉड करना है, तो हमारे को पॉट सिलेक्शन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप मेरे यहाँ देख रहे होंगे तो अक्सर मैंने इस शेप में पॉट्स लगा रखे हैं। दीज आर द बेलो बाउल्स। जी। ये बेलो बाउल्स हैं, और ये मेरे ख्याल से ये वाला जो है इसका 18 इंच डायमीटर होना चाहिए, 18 इंच होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कॉडेक्स बढ़ेगा, ऊपर कम ग्रो करेंगे और कॉडेक्स बढ़ेगा इसका। और अगर हम बहुत ज़्यादा गहरे वाले जैसे इस टाइप के कुछ प्लांट्स लेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनके कॉडेक्स उतने मोटे नहीं हैं, इनके कॉडेक्स उतने मोटे नहीं नज़र आ रहे होंगे आपको जितने इसके आ रहे हैं जी, जितने इस लाइन के आ रहे हैं। अब जनरली जो रहता है अरेबिकम, जो भी लोग ग्रो करते हैं उनका जो मेन टारगेट रहता है, जनरली अरेबिकम्स का बता रहा हूँ, पूरा एडेनियम का नहीं, वो चाहते हैं, एडेनियम में भी पूरे में वो चाहते हैं कॉडेक्स बहुत बड़ा हो। तो कॉडेक्स बड़ा रखने के लिए पॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है।
पॉट्स ऐसे होने चाहिए जो पूरा स्पेस दे पाएँ प्लांट को कॉडेक्स बढ़ाने के लिए। अगर कॉडेक्स बढ़ाना है तो पॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इनको प्रेफर करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि सारे यही प्लांट्स हों, सारे यही पॉट्स हों। मैंने मेरे एडेनियम और भी दूसरे पॉट्स में लगा रखे। इधर और भी वैरायटी है दूसरी वाली, इसमें भी मैंने लगा रखे हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी छोटे हैं, बट मैं यहाँ एक्चुअल में इनको ग्रो करके उस साइज़ पे, उस शेप पे ला रहा हूँ, जबकि मैं इनको शिफ्ट कर पाऊँ। अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये है कि मैं इन्हें बेलो बाउल्स में शिफ्ट कर पाऊँ जी। और जब ये बेलो बाउल में शिफ्ट होंगे तो फिर इनकी जो ब्यूटी है वो बढ़ने लग जाएगी, कॉडेक्स बड़ा होने लग जाएगा और इनकी ब्यूटी बढ़ने लग जाएगी। ये नोवा तंजानिया सीड्स से ग्रो हुए प्लांट्स हैं जो आप देख रहे होंगे, जिनकी लंबी लंबी लीव्स दिख रही हैं आपको। और ये इधर वाला जो सेक्शन है ये सारी एडेनियम की ओबेसम की वैरायटी है। मोस्ट ऑफ द वैरायटीज ओबेसम। फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है सर। हाँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये कि स्वाजिकम का है जी, आपके जो अडेनियम्स हैं मैक्सिमम अडेनियम्स अभी फ्लावरिंग नहीं है, तो इसका कुछ पर्टिकुलर रीज़न है? ये दरअसल हमने अभी ये ग्रीन नेट लगा हुआ था यहाँ पर संदीप जी। ग्रीन नेट हमने अभी रिमूव करा है। बारिश का सीज़न था, बारिश में अडेनियम फ्लावर नहीं देता। एडेनियम की फ्लावरिंग चालू होती है मोस्ट प्रोबेबली फेब के बाद से। जो हमारी वेदर कंडीशन है, कोटा की जो वेदर कंडीशन है, फेब के बाद में फ्लावरिंग शुरू होती है। वो इनका मार्च अप्रैल वाला जो सीज़न होता है बहुत बढ़िया सीज़न होता है फ्लावरिंग के लिए। उस टाइम भर भर के फ्लावर्स आएंगे, सब में आएंगे। और अभी तो लकीली आपकी किस्मत है, जो किसी में कुछ आ जाता है तो आ जाता है। हाँ, थोड़े बहुत कहीं कहीं पे आपको नज़र आ रहे होंगे, बट इतने ज़्यादा नहीं होंगे। मेनली इनका जो फ्लावरिंग सीज़न है वो है मार्च अप्रैल और मई। उस टाइम में बहुत फ्लावर्स आते हैं। तब सीड पॉट्स भी बहुत मिलेंगे। वो एक नेचुरल सी बात है ना, फ्लावर है तो सीड पॉट भी आएगा जी। बट अभी भी कहीं कहीं आपको एक आध सीड पॉट देखने को मिल सकता है ऐसा जी। अच्छा सर, ये मुझे नीचे वैरायटी दिख रही है, वेरीगेटेड है? ये वेरीगेटेड है, ये ओबेसम वेरीगेटेड है और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। बट इसकी फ्लावर बड़े खूबसूरत आते हैं और इसकी लीव्स में आप देख रहे होंगे तो ग्रीन के साथ में येलो भी आ जाता है। एक्चुअली दिस इज़ लैक ऑफ क्लोरोफिल, और कुछ नहीं है, बट उससे इसकी ब्यूटी एनहांस हो जाती है। एक संदीप जी आपको ये प्लांट बताना चाहूँगा, ये मेरा सुपर सर्वाइवर है। ये ख़त्म हो गया था पूरा प्लांट, आप यहाँ देख रहे हो तो मेरा हाथ चला जाएगा इतना ज़्यादा, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बट एडेनियम की ये खूबसूरती है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है। ज़्यादा परेशान होने घबराने की बात नहीं, ये अपने आप को खुद रिपेयर करके वापस बाहर निकल जाता है। और कभी कभार ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि हर लिविंग चीज़ है, एक दिन ख़त्म तो होना है, मरना तो है, तो कभी कभार ये ऐसा भी हो जाता है। तो इसके लिए आपने कुछ किया था या ऑटोमेटिक इतने रिपेयर कर लिया? मैंने टू बी वेरी फ्रैंक संदीप जी कुछ भी नहीं करा, इसने अपने आप अपने को सही करा। ये इसका खुद का इम्यून सिस्टम। आपने पॉट में ही छोड़ा था इसे? मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ा। बस इसमें ये ज़रूर करा कि इसकी वाटरिंग थोड़ी सी लिमिटेड कर दी, क्योंकि मेरे को लीव्स नज़र नहीं आ रही थी। तो लीव्स नहीं होंगी तो पानी देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं, वाटर की कोई नीड ही नहीं है। लेकिन सर अभी जो इसकी शेप है वो और भी अच्छी लग रही है। हाँ, ये जनरली एडेनियम के साथ यही है, जब ये ख़राब होके सही होता है, सर्वाइव करता है, तो पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग इसके लिए जैसे देखते हैं रूट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर चल रही है वाटरिंग से, या फिर ओवर वाटरिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी रूट्स ख़राब होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल के छोड़ देते हैं कई दिनों के लिए सूखने के लिए। तो क्या वो चीज़ें सही रहती हैं? कई लोग लटका भी देते हैं इसे। मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन है तो प्लांट को अपरूट करना चाहिए। अदरवाइज उसमें वाटरिंग बंद करनी चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि प्लांट खुद अपने आप को हील कर लेता है। उसी तरह जैसे हमें कुछ खांसी जुकाम बुखार होता है, हमारी भी तो बॉडी अपने आप को ठीक कर लेती है। जिस तरह हमारे इम्यून सिस्टम है, प्लांट्स में भी इम्यून सिस्टम है, ये भी अपने आप को ठीक कर पाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन है तो फिर निकाल करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फिर सिर्फ उसको उसके हवाले छोड़ने पे काम नहीं चलेगा। इसमें तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सर्वाइव कर जाएगा, तो इस वजह से। और ये सारे आप जो देख रहे हैं ये मैंने सब बेलो बाउल्स में ही लगा रखे हैं। ये अरेबिकम की ही वैरायटी है। दरअसल अरेबिकम में हाइब्रिड बहुत वैरायटीज़ आ गई। बेसिकली जो एडेनियम है उसमें तो वैरायटीज़ लिमिटेड है, बट एडेनियम की जो अरेबिकम वैरायटी है उसमें लोगों ने बहुत हाइब्रिड बना लिए। थाईलैंड वालों ने, कुछ इंडियन ग्रोवर्स ने भी बहुत सारे हाइब्रिड बना लिए जी। और जो ये प्लांट्स आप देख पा रहे होंगे, ये एक्चुअल में शुरू से इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। ये थे अच्छे बढ़िया फॉर्म में थे, अच्छे फॉलिएज पे थे, बट इनके साथ
मेहनत करनी ज़रूरी है, इनके साथ प्रॉपर केयर इनकी ज़रूरी है, तभी आपको एक अच्छा लुक देंगे, अच्छी फ्लावरिंग स्टेज देंगे और अच्छे प्लांट बनेंगे। वो टाइम टू टाइम उसके लिए देखना ज़रूरी होता है। हालांकि आप जो देख रहे हैं मेरे पास जो प्लांट्स हैं, मैंने इसमें से काफ़ी कुछ हमारे इंडिया में एक हमारे ग्रोवर भी हैं और हॉबीइस्ट भी हैं, JFR जॉन फ्रैंकलिन रूसोवेल्ट, काफ़ी कुछ प्लांट्स तो मेरे उनसे परचेस करे हुए हैं। उनके पास अच्छी वैरायटी मिल पा रही थी इसलिए ले रहे थे, क्योंकि जनरली अच्छी वैरायटी मिलना थोड़ा टफ होता है। और भी ग्रोवर और भी सेलर हैं वो रखते हैं, बट मेरे को थोड़े से ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट रहा और वहाँ से मेरे को काफ़ी प्लांट्स भी अच्छे मिल पाए। ये जो देख रहे हैं आप, ये बड़ा रेयर प्लांट है, दिस इज़ गोल्डन क्राउन। प्लांट तो रेयर नहीं है बट इसमें फ्लावरिंग बहुत होती है। मैं आगे आपको इसके फ़ोटोज़ शेयर करूँगा। अभी तो फ्लावरिंग स्टेज नहीं है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, कुछ छुटपुट दो चार नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअल में इसमें होता क्या है संदीप जी, जो इसकी एक ब्रांच है उस ब्रांच से आप अगर वहाँ देख रहे हो तो कम से कम 10, 12, 15 ब्रांचेज़ और निकल रही हैं। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी, ब्रांचेस के टिप्स होंगे, उतने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। बहुत एक सीधा सा एक वो फार्मूला है इसका। तो इसमें ब्रांचेस बहुत हैं, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और यहाँ आप देख पा रहे हो तो लकीली हमारे पास एक सीड पॉट है। वाह, ये अरेबिका एडेनियम के सीड पॉट्स कुछ इस तरह के होते हैं। ये बिल्कुल शुरुआती है, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन हुए होंगे अभी इसको। और इसमें आप जितना दरअसल एडेनियम के साथ ये है कि अगर इसको धूप अच्छी मिलती है जी, और इसके पॉट में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, मतलब पानी आप डालेंगे और कुछ सेकंड्स में पानी नीचे से निकल जाए, वो अपने अंदर उतना ही पानी रखे जितना उसे चाहिए जी, तो ये बहुत अच्छा ग्रो होगा और बहुत अच्छे फ्लावर्स भी देगा जी। लोग पूछते हैं एडेनियम में फ्लावरिंग कैसे होती है, एडेनियम में ज़्यादा फ्लावर कैसे लें। तो मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स में बिलीव नहीं करता, ना कभी इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई करता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर एडेनियम से आपको फ्लावरिंग अच्छी लेनी है तो वाटर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वाटर कंट्रोल रखते हैं, टाइम टू टाइम पानी देते हैं, और जब फ्लावरिंग लेनी है उस टाइम हम कम पानी देते हैं। कम पानी मतलब पानी देने का इंटरवल थोड़ा हम ज़्यादा कर दें, 2 दिन के बजाय हम 4 दिन कर दें, 5 दिन कर दें, प्लांट को वॉच करें। तो ये जैसे बच्चा भूखा होता है ना, वो माँ को रिझाता है, इस तरह जब ये पानी से भूखा होता है तो फ्लावर्स देता है और आपको अपनी तरफ रिझाता है कि मुझे देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। ये मेरा पर्सनल सोचना है, मजाक की बात है, बट एक्चुअल में होता यही है। वो अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाता है जब उसको वाटरिंग कम होती है, तो आपका दरअसल अटेंशन आपका अपनी तरफ लेना चाहता है जी। ये जो आप प्लांट देख पा रहे होंगे, ये नोवा, ये ग्राफ्टेड प्लांट है दरअसल। वाह, ये भी मैंने बाहर से मंगवाया था। बहुत ही अच्छा है इसका कॉडेक्स, इसका बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। अभी तो मेरे को इसको रिपोर्ट करे हुए मेरे ख्याल से 2 to 3 ईयर्स हो गए होंगे, मैं रिपोर्ट भी नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरे को अभी ज़रूरत नहीं दिख रही। ज़रूरत इसलिए नहीं दिख रही संदीप जी, अगर इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो पॉट का साइज़ बिगड़ जाएगा, इसकी जो रूट्स हैं वो दोनों तीनों तरफ से निकलने लग जाएंगी, और पॉट का साइज़ जब बिगड़ेगा तो वो एक इंडिकेशन होगा कि इसको हमें चेंज करना है जी। मैं थोड़ा सा प्लास्टिक पॉट्स में इसलिए इंटरेस्टेड रहता हूँ कि प्लास्टिक पॉट्स में प्लांट ये बता देता है कि मेरे को चेंज करना है, मेरे को रीपॉट करना है, क्योंकि प्लास्टिक पॉट्स में वो फूल जैसे रूट्स निकलेंगे फूल जाता है तो ये पता लग जाता है कि इसे चेंज करना है। जबकि अगर हम मिट्टी के पॉट्स में बात करें, ऑफ कोर्स मिट्टी के पॉट्स आर फार बेटर देन प्लास्टिक पॉट्स, बट उसमें ये पता नहीं चल पाता एक्चुअली, और हमारे अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं तो हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि इसको अब रिपॉट करने की ज़रूरत है। जबकि ये एक इंडिकेशन दे देते हैं, वहाँ से फूल जाएगा तो आपको पता लगेगा कि रूट्स अब उसमें फाउंड हो रही हैं, उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है, उनको देखभाल की दोबारा ज़रूरत है, उसको वापस से रिपोर्ट करना चाहिए। और वैसे इसके अंदर जो मटेरियल मोस्टली वर्मी कंपोस्ट, मैं तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करता हूँ, तो वर्मी कंपोस्ट का वैसे भी इफ़ेक्ट 3 मंथ्स में ख़त्म हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट डलनी चाहिए टाइम टू टाइम, तो वो नेचुरल भी है, उसमें दरअसल कोई आपके केमिकल्स वगैरह नहीं होते, तो अच्छा फर्टिलाइज़र है और नेचुरल फर्टिलाइज़र है। ये 2, एक नोवा है, एक क्रिस्पम है, ये भी एक अच्छी वैरायटी है एडेनियम की। और इधर से वापस फिर हमारे ये, आप इतने बड़े बड़े पॉट्स देख कर के शायद सरप्राइज़ भी होते हैं लोग के इसमें से पानी कैसे निकलता होगा, इसमें तो पानी भरा रह जाता होगा। एडेनियम को तो वाटर की कम ज़रूरत पड़ती है जी। तो दरअसल इसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छे कर रखे हैं। मैं इसमें संदीप जी बड़े पॉट्स जो हैं इसमें कम से कम मैं 1 से 1.5 इंच करीब, इतना 1 से 1.5 इंच तो मैं नीचे वुड चारकोल बिछाता हूँ ताकि पानी आसानी से नीचे जा पाए। और फिर जो इसका सॉइल मिक्स बनाते हैं, इट शुड बी पोरस।
अगर वो पोरस है तो पानी जितना उसे चाहिए वो रोक लेगा, उसके बाद में पानी वो नीचे निकाल देगा जो जितने पानी की उसको ज़रूरत नहीं। बट फिर भी अगर हम इतना कंट्रोल्ड वाटर डालें कि हमें बस इंडिकेशन मिल जाए कि नीचे से निकलने लग गया है, प्लांट ने पानी ले लिया, तो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत ज़्यादा पानी डालने से भी क्या होता है कि इसके जो कंटेंट्स अंदर जो इसके कंटेंट्स हैं जो प्लांट को फीड कर रहे थे वो सारे बह के बाहर निकल जाते हैं। तो उस लिहाज से भी ये ज़रूरी है कि पानी थोड़ा लिमिटेड डाला जाए, मगर ऐसा भी नहीं कि ऊपर से 1 गिलास डाला, आधा गिलास डाला और छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं। जब भी वाटरिंग करें, चाहे 2 दिन के उसमें कर रहा हूँ इंटरवल में, चाहे 3 दिन के, चाहे डेली कर रहे हो, तो वाटरिंग इस हिसाब से करें कि प्लांट को पूरा पानी मिले। और जितनी कंट्रोल वाटरिंग करेंगे उतना ये प्लांट अच्छा रिजल्ट देता है जी। और जो हमारा वेदर कंडीशन है कोटा के, इनफैक्ट राजस्थान के, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये इसको मुआफिक आता है, गर्मी इसको पसंद है प्लांट को, और ये गर्मी में अच्छे से ग्रो भी करता है। बट 40-42 प्लस अगर टेम्परेचर चला जाता है तो फिर इसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, फिर इसका जो कॉडेक्स पार्ट है वो बर्न होने लग जाता है। उस कंडीशन में हमें ग्रीन नेट की ज़रूरत पड़ती है जस्ट टू कंट्रोल दैट टेम्परेचर। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, मैंने ऊपर पूरा ये लगा रखा है, एक सेटअप पूरा बना रखा है, फ्रेमिंग कर रखी है। वो इसीलिए कर रखी है, जब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मई जून में गर्मियाँ होती हैं तो मैं इसमें ग्रीन नेट लगवा देता हूँ ताकि वो गर्मी कम से कम 20-25% कम हो जाए। अगर वो 50, हमारे जैसे 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, अगर उसमें 20 डिग्री भी हम टेम्परेचर डाउन कर पाए तो अगेन हम वही वाला टेम्परेचर ले आएंगे जो हमारे को नीडेड है जी। जितनी टेम्परेचर की हमें ज़रूरत है, 40-42 डिग्री तक ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ और आप प्लांट का ध्यान नहीं रख पाए तो फिर कॉडेक्स बर्न होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जब हम ध्यान नहीं रखते तो कॉडेक्स पे कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आता है। ये मेरा प्लांट था, ये सनलाइट वाली साइड पे लगा रह गया, तो इसमें ये कॉडेक्स इसका थोड़ा सा बर्न हुआ। हालांकि दिस इज़ नॉट अ परमानेंट प्रॉब्लम, ये थोड़े टाइम में अपने आप यहाँ से क्रैक करके सारी चीज़ें हट जाएंगी। और चाहे तो वैसे भी इसको क्लियर करा जा सकता है, उसके भी कुछ तरीके हैं। बट ये कभी कभार इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब ओवर टेम्परेचर हो जाता है। पानी इसमें खूब लग रहा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये इसको ख़राब कर सकता है। टेम्परेचर 40-42 से ऊपर जाता है तो ये प्लांट झेल नहीं पाता। दो इट इज़ अ डेजर्ट फ्लावर, हालांकि रेगिस्तान में ही रहता है, बट वहाँ गर्मी होती है तो वो गर्मी एक सीक्वेंस पे बढ़ती है। हमारे यहाँ पे एकदम अनयूजुअल ऊपर आ जाता है टेम्परेचर, वहाँ पर ये 25 से 30, 40, 45, 50, 55, 60 तक भी पहुँच जाता है डेजर्ट में। तो वहाँ ये धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे उतने टेम्परेचर पे एडजस्ट नहीं कर पाते। एंड टू बी फ्रैंक, ये है तो डेजर्ट रोज़, बट नाउ डेज दीज आर हाइब्रिड्स, तो इनको तो हमने यहीं पे ग्रो करा है, तो इनको एक्चुअल में उतने टेम्परेचर की आदत भी नहीं है, ये उतना टेम्परेचर बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और ये इस तरह की। हाँ, लेकिन इंडियन कंडीशंस जो हैं, वेदर कंडीशंस, उसमें 40-42 डिग्रीज तक ये टेम्परेचर को बर्दाश्त इजीली कर पाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। वो गर्मी भी ज़रूरी रहती है। इसी के साथ ही सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि आपने बताया कि सॉइल पोरस होनी चाहिए जी, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कोटा सीरीज़ अभी मेरे चैनल पे चल रही है, बैक टू बैक काफ़ी गार्डनर्स के पास जा रहा हूँ और मैक्सिमम लोगों ने एडिनियम्स लगा रखे हैं, लेकिन सभी का सॉइल को लेके अलग अलग प्रोपोर्शन सब यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपका जानना चाहूँगा कि आप अपनी सॉइल में क्या क्या डालते हैं? संदीप जी, सॉइल, दरअसल सॉइल मिक्स जो है वो एक बड़ा टेक्निकल इशू है जी। वो आदमी को थोड़ा प्लांट को भी देख करके ये बनाना चाहिए, थोड़ा पॉट साइज़ को भी देख के। आपने मान लीजिए बड़ा पॉट ले लिया, बड़ा साइज़ का पॉट है, और फिर आपने उसमें दूसरा वाला सॉइल मिक्स डाल दिया, तो जड़ें तो अभी उतनी फैली नहीं है, रूट्स तो उतनी फैली नहीं है, तो पानी तो बहुत सारा उसमें भरा हुआ रह जाएगा जी। तो हमारे को सबसे पहले तो हमारे को सॉइल मिक्स देखने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्लांट को हम एक अप्रोप्रिएट पॉट में लगाएं, अकॉर्डिंग टू प्लांट। और मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट साइज़ जो होता है पॉट का, वो जितना बड़ा प्लांट है उससे 3 टाइम्स बड़ा पॉट होना चाहिए। 3 टाइम्स बड़ा कैसे? जैसे ये प्लांट है हमारा, तो ये एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, इतना तो कम से कम उसमें पोर्शन खाली रहना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये प्लांट के साथ में इतना पोर्शन खाली है, इधर इतना, पूरे डायमीटर में इतना है, तो इसको ग्रो करने के लिए भी जगह मिल रही है। ये अपना कॉर्टेक्स भी एक्सटेंड कर सकता है, नीचे रूट्स को भी जगह मिली हुई है। तो सॉइल मिक्स से पहले प्लांट को किस पॉट में डाला जाए, पॉट सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि पॉट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। पॉट सिलेक्शन अच्छा है तो अगर सॉइल मिक्स में कुछ कमी भी रह गई तो वो मैनेज हो जाएगी। और अगर हम बड़ा पॉट ले रहे हैं, प्लांट छोटा है, तो फिर हमारे को ज़्यादा पोरस
सॉइल मिक्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसको स्पेस ज़्यादा मिल गया, सॉइल ज़्यादा मिल गई, तो वो ज़्यादा स्पेस में ज़्यादा पानी को अपने पास में रोकेगा, रिटेन करेगा। तो वो ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, उसमें इतना ही पानी रहना चाहिए जितनी उसको ज़रूरत है। जी। जनरली हम जो लोग जो बताते हैं वो तो एक बेसिक फार्मूला 33-33-33 का है, मतलब सैंड, आपकी रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, ये जनरली बताते हैं। बट वो थोड़ा सा सब जगहों के हिसाब से बताते हैं। हमारी जैसी वेदर कंडीशंस है जो हमारे यहाँ पर कोटा में, राजस्थान में जो वेदर कंडीशंस है, उसमें हमारे को इसमें सिंडर भी मिला के रखना पड़ता है ताकि इसमें से पानी ड्रेन हो पाए, पानी निकल पाए। तो मैं जनरली वो 33 भी यूज़ करता हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा कॉमनली अगर देखें तो 25 यूज़ करता हूँ। मैं 25% उसमें सिंडर डालना पसंद करता हूँ ताकि पोरस हो जाए सॉइल मिक्स, और बाकी वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और सैंड डालते हैं। उसके अलावा सैंड मतलब रिवर सॉइल, रिवर सैंड जो होती है, और उसके अलावा कोकोपीट, सम पार्ट ऑफ कोकोपीट। बट कुछ लोगों का ये कहना है और मेरा भी मानना है कि थोड़ा सा पार्ट गार्डन सॉइल का भी मिक्स होना चाहिए, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे कंटेंट्स हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे को इन चीज़ों में नहीं मिल पाते, तो वो अगर वहाँ पर होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अच्छा आपका सॉइल मिक्स बनेगा और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये इधर भी मेरे कुछ अरेबिकम्स हैं, अरेबिकम की इधर भी कुछ वैरायटी है। अरेबिकम में संदीप जी बहुत सारे हाइब्रिड हो गए, बहुत सारे नाम है, इतने नाम है कि लेना पॉसिबल नहीं है। ब्लैक हॉक है, एम के है, और गोल्डन क्राउन है, गोल्डन बैरल है, बहुत सारे मनमान नाम हैं, इतने सारे नाम हैं जिसकी कोई हद नहीं। हम इतने नाम, ये जैसे ये एम के की एक वैरायटी है, दिस इज़ रूट ट्रेंड। ये संदीप जी रूट ट्रेंड करके बनाया हुआ प्लांट है, ये यहीं तक ही था एक्चुअल में प्लांट। मैं नीचे जब आपको बालकनी का आप करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, ये यहीं तक था, उसको हमने काट करके फिर बड़ा करा और धीरे धीरे उसकी रूट्स निकलने लगी और बाद में ये शेप आ गया। जनरली थाईलैंड के जो ग्रोवर्स हैं उनके रूट्स ऐसे नज़र आते हैं, तो कुछ तो उनके नेचुरल हैं, कुछ उनको उन्होंने रूट ट्रेन कर रखे हैं। और ये एक आपको अच्छा ये प्लांट है, जैसे हाँ, ये गीगा है, डॉस्टिना गीगा, और ये भी रेयर प्लांट है, कम देखने को मिलता है। ये अच्छा एग्जॉटिक प्लांट है, बढ़िया खूबसूरत है, और इसकी जो लीव्स का आप ये देख रहे होंगे ऊपर, जो ये बड़ा ब्यूटीफुल होता है ये लुक। आप ये वाला जो है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल अलग लीव्स हैं। हाँ, ये बिल्कुल डॉस्टिना गीगा, ये बहुत अलग लीव्स है। ये आप इधर देख पा रहे हो संदीप जी, तो मैंने कुछ ऐसी बात नहीं है, मिट्टी के पॉट्स में भी कुछ प्लांट्स रख रखे हैं, दीज आर ओबेसम्स। मैंने मिट्टी के उसमें भी रख रखे हैं कुछ पॉट्स, कुछ पॉट्स में मिट्टी में भी लगा रखा है। इसमें भी पीछे सीड पॉट भी आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर सीड पॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे जी। ये सीड पॉट्स इसके एडेनियम के कुछ इस तरह के होते हैं। अभी तो ये रेयर टू सी है, क्योंकि ये मौसम ही नहीं है सीड पॉट्स का, कभी कभार किसी किसी प्लांट में आ जाते हैं। आगे भी कुछ हैं उसमें प्लांट्स में सीड पॉट्स हैं, और ये भी मेरा सारा कलेक्शन उसी का है, अरेबिकम का। दरअसल जो अरेबिकम के अलावा जो वैरायटीज़ है, जैसे डोफारेंस है, सोमालेंस है, और इस तरह की और भी कुछ वैरायटीज़ हैं, स्वेजिकम है, ये रेयर हैं एक्चुअल में, इनके प्लांट्स इतना आसानी से मिल नहीं पाते हैं। तो कोई भी कलेक्टर होगा इंडिया का, जितने भी कलेक्टर होंगे, एक एक दो दो ही होंगे। मेरे पास भी कुछ इसी तरह के हैं, थोड़े थोड़े से प्लांट्स हैं ऐसे। डोफारेंस भी मेरे पास एक है, सोकोट्रेनम मेरे पास ज़रूर एक से ज़्यादा प्लांट है, वो मैंने नीचे बालकनी में रख रखे हैं, जब नीचे चलेंगे जब दिखाऊंगा आपको। ये है संदीप जी बोहेमियनम, ये सीड ग्रोन प्लांट है, और अभी मेरे को इसको इस पोजीशन में इतने ही बड़े में लगभग 1.5 से 2 साल हो गए। बहुत स्लो ग्रोवर है, बट बहुत स्लो ग्रोइंग है, बट ये ओरिजिनल बोहेमियनम है जो कि कमी से मिलता है, और अगर मिलते हैं तो जनरली हमारे यहाँ पर इसको ग्राफ्ट करके बना लिया जाता है, या हाइब्रिड इसकी फॉर्म्स तैयार कर ली जाते हैं। एक ये भी है, ये भी वाइल्ड लाइफ है, ये डोफारेंस है, इसकी लीव्स कुछ इस तरह की होते हैं, इसका फ्लावर भी बिल्कुल अलग कलर का आता है। ये आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा प्लांट, अगर आप देख रहे होंगे तो बड़ा छोटा सा नज़र आ रहा होगा, बट इसकी एज कम से कम 6 to 7 ईयर्स है। अच्छा, बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं ये, बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। कुछ ये भी रीज़न है कलेक्टर इसको नहीं रखते, क्योंकि ग्रो बहुत धीरे करते हैं। आजकल सबको चाहिए होता है जल्दी जल्दी ग्रो करे, फ्लावरिंग आए, ब्यूटीफुल दिखे प्लांट। तो ये भी कुछ वेराइटीज़ हैं। इधर आए आप, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये सोमालेंस है, दिस इज़ सोमालेंस, ये जनरली इसी तरह से बढ़ता है,
नीचे से बहुत आपको हैवी दिखेगा, बहुत मजबूत प्लांट होता है और इसके जो स्टेम होते हैं जनरली ब्लैकिश कलर में रहते हैं। एक और मल्टीफ्लोरम है, वो भी कुछ रेयर प्लांट है, आप देखना चाहेंगे। दिस इज़ मल्टीफ्लोरम, ये मल्टीफ्लोरम है। ये भी कम लोगों के पास कलेक्टर्स कम रख पाते हैं क्योंकि लेक ऑफ अवेलेबिलिटी है एक्चुअल में। अगर अवेलेबल होता है तो सब रख पाते हैं। और दूसरी बात ये भी डिपेंड करता है कि प्लांट कितना महंगा कितना सस्ता है। अगर एक नॉर्मल प्राइस में होता है तो ज़्यादातर कलेक्टर्स अपना अप्रोच कर पाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा प्राइस होता है तो फिर कलेक्टर्स उतना कर नहीं पाते। तो ये मेरा एडेनियम का सेकंड फ्लोर का सेक्शन था संदीप जी। मैं आगे आपको बालकनी में भी मेरे एडेनियम से, वहाँ पर मेरी कुछ DHA की स्पेशल वैरायटीज़ हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और फिर ये ग्रीन हाउस आप देख पा रहे हैं, इसमें मेरा और भी दूसरा कलेक्शन है, कुछ कैक्टस का भी कलेक्शन है, एक्जॉटिक कैक्टस का, वो भी दिखाऊंगा। कुछ आपसे सीडलिंग्स के बारे में भी बात करूँगा, सीड से ग्रो करने के बारे में भी बात करूँगा। ये मेरा सेकंड फ्लोर का कलेक्शन है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सलीम जी हमारे साथ बने हुए हैं और बैक टू बैक सर की वीडियोस मेरे चैनल पर आने वाली हैं। आज की पहली वीडियो में सर ने आपको अपना सेकंड फ्लोर पे जो अडेनियम कलेक्शन है वो सारा का सारा दिखा दिया है। लेकिन अडेनियम में भी हम बात करें तो इनके पास काफ़ी सारी एक्जॉटिक वैरायटीज़ हैं, तो हम उन पर भी बात करने वाले हैं। वो सारा का सारा कलेक्शन है इनका बालकनी में, हम जाके वो भी आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है इनके बालकनी की, जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। और उसके बाद मैं बैक टू बैक सर की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। हम सीडलिंग पे भी बात करने वाले हैं, थोड़ा अलग तरीके से सीडलिंग ग्रो करते हैं तो हम उस पर भी बातें करेंगे, उसका भी सेपरेट वीडियो आएगा। फिर हम इंडोर प्लांट्स की तरफ भी जाने वाले हैं। तो ओवरऑल जो इनका गार्डन है ग्राउंड फ्लोर से ही स्टार्ट हो जाता है और सेकंड फ्लोर पर भी मैं हूँ, तो सेकंड फ्लोर से हमने वीडियो स्टार्ट करी है। धीरे धीरे हम नीचे तक जाने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो करें, क्योंकि सर के साथ मैं कुछ रील्स भी बनाने वाला हूँ जो कि इंस्टा पे आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही मैं फेसबुक पेज पे भी लाइव जाता हूँ जब भी किसी के गार्डन में जाता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं अभी मैं किसके गार्डन में हूँ तो आप जाके फेसबुक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ कोटा सीरीज़ के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वहाँ उन्होंने बोनसाई में हमारे प्लांट एग्जिबिट नहीं करने दिए, और उन्होंने रीज़न दिया था कि साहब ये बिलो एग्जीबिशन स्टैंडर्ड हैं। क्योंकि एक चीज़ और होती है कि जैसे आपको डिजायर्ड शेप में लेना है तो आपको फ्लावरिंग नहीं लेनी, जैसे पहले आपको जो है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है। पार्ट था ये तो सारा सूख गया, और एक थोड़ी सी जो है यहाँ से ये चल निकली। 6 साल पहले की अगर फोटो में आपको दिखाऊं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्या है ये, लेकिन धीरे धीरे कोशिश की, थोड़ा सा जो है लुक आने लगा है।